ये आपका क्लियर हुआ। अब पुनः रिपीट करने के दौरान हस्मे कल्ब तक और आपके जो सिक्के जारी किए थे, सिक्के पर टकसाल का नाम, टकसाल, और उसके बाद ग्वालियर विजय के बाद, ग्वालियर विजय के बाद, विजय के बाद ये ध्यान में रखिएगा रजिया का नाम, रजिया का नाम, और फिर उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्के, अरबी सिक्के कौन कौन से, टंका और जीतल, टंका और जीतल, यह किसका था, चांदी का, और दूसरा कौन सा था, तांबे का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो शासक बना वो रुकनुद्दीन फिरोज बना। इसका जो पुत्र था, जब यह रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था, ठीक है, तो उसके बाद क्या बना आपका, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, आप इसको सिर्फ इतना जानिएगा कब हुआ था, 1236। ठीक है, इसके शासनकाल में एक इसकी जो माँ थी शाह तुर्कान नाम था, शाह तुर्कान। ठीक है, वो काफी एक इस पे जो है उसी का सर्वाधिक अधिक वो था, प्रभाव था। ठीक है, वह पूरे शासन सत्ता को संभालती थी, कौन, शाह तुर्कान, और यह एक निर्दयी महिला थी, निर्दयी महिला थी। ठीक, उसके बाद दिल्ली की जनता ने, वहाँ की सेना ने, वहाँ के अधिकारियों ने इस अयोग्य शासक को हटाकर रजिया को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित किया। अब इसके शासनकाल में सिर्फ इतना ये तथ्य ध्यान रखिएगा, शाह तुर्कान, कभी पूछा जाता है कि शाह तुर्कान किसके शासनकाल से संबंधित है, तो वह रुकनुद्दीन शासनकाल से संबंधित थी। यह एक निर्दयी महिला के रूप में अपने चरित्र को, इसका चरित्र इतिहास में इसके चरित्र को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं रजिया। रजिया 1236 से लेकर 1240। एल्फिंस्टन का कथन है कि यदि रजिया पुरुष होती तो सल्तनत के इतिहास के महान शासकों में इसकी गिनती होती। इसका महिला होना ही इसके लिए अभिशाप बन गया था। ठीक है, 1236 में इसने क्या किया कि दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के समक्ष, ठीक है, लाल वस्त्र पहनकर, कौन सा, लाल वस्त्र पहनकर, ठीक है, जनता से न्याय मांगा कि रुकनुद्दीन फिरोज के स्थान पर हमें दिल्ली का शासक होना चाहिए था। ठीक है, कौन सा, किस तरीके का वस्त्र पहना था, लाल वस्त्र पहनकर। ठीक है, इसने जनता के सामने अपने को प्रस्तुत किया और फिर जनता ने प्लस सेना ने प्लस अधिकारियों ने, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता से हटाया और फिर रजिया को गद्दी सौंप दी। ठीक है, रजिया गद्दी संभालने के बाद, चूंकि महिला थी और उसमें पर्दा प्रथा भी बहुत, आप मुसलमानों में जानते हैं पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा होता था, तो इसने क्या किया, उस पर्दा प्रथा को त्याग कर क्या किया कि कुबा को क्या कहते हैं, कोट, और कुलाह को क्या कहते हैं, टोपी। ठीक है, ये कोट और टोपी पहनकर सल्तनत की सत्ता को संभाला, यानी कि सुल्तान की पद को संभाला। इसकी वजह से, ठीक है, बहुत से धार्मिक वर्ग और अमीर इसके विरुद्ध हो चुके थे। ठीक है, तो एक लंबी फहरिस्त इसके दुश्मनों की तैयार हो गई थी। उस लंबी फहरिस्त में जो नाम आता है, एक नाम आता है कि निजामुल मुल्क जुनैदी, निजामुल मुल्क जुनैदी।
ये क्या रहता है, यह इल्तुतमिश का वजीर रहता है। ठीक है, एक नाम इसका आता है। इसके बाद आपका आता है अलाउद्दीन जानी, अलाउद्दीन जानी। ठीक, फिर उसके बाद सैफुद्दीन कूची, सैफुद्दीन कूची। फिर उसके बाद इजुद्दीन सलारी। ठीक है, इजुद्दीन सलारी। ठीक, फिर उसके बाद कबीर अयाज खां, कबीर अयाज खां, अयाज। उसके बाद आता है इतगिन, इतगिन, इतगिन। उसके बाद अल्तूनिया, अल्तूनिया। ठीक है, इतने लोगों का नाम इसके कौन शत्रुओं की श्रेणी में शामिल थे। इसमें निजामुल मुल्क जुनैदी जो था वह इल्तुतमिश के समय वजीर था। उसके बाद अलाउद्दीन जानी, अमीर सैफुद्दीन कूची, इजुद्दीन सलारी, कबीर अयाज खान और अल्तूनिया। ठीक है, ये प्रमुख विरोधी थी। धीरे धीरे इसने विरोधियों से इसका संघर्ष प्रारंभ होता है। तो उस संघर्ष के दौरान इसकी एक थोड़ी सी कहानी आप और समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति है जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत। ठीक है, यह कहाँ का था, अबिशीनियाई देश का था, अबिशीनियाई देश का मूलतः रहने वाला था। नाम क्या था, जलालुद्दीन याकूत। इसको अमीर आखूर नामक पद धारण किया था इसके शासनकाल में, अमीर आखूर। ठीक, अमीर आखूर क्या होता था, जो घोड़ों का दल रहता था उसका प्रधान रहता था, अश्व सेना का प्रधान रहता था। कौन, अमीर आखूर। इसको धारण किया था इसने, याकूत ने। इससे रजिया विशेष अनुराग रखती थी, यानी कि रजिया का इससे आत्मिक संबंध, एक आत्मिक लगाव था। नाम क्या था, याकूत। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति देखते हुए यहाँ की इतने शत्रु इसके तैयार हो गए थे कि इतगिन जो है, इतगिन यह जो है विद्रोह कर देता है। ठीक है, वह उस समय बदायूं का इक्तादार रहता है, बदायूं का इक्तादार रहता है। यह विद्रोह कर देता है और विद्रोह करने के उपरांत यह विद्रोह को दबाने जाती है। लेकिन उसी समय परिस्थिति को देखते हुए यह इतगिन से विवाह कर लेती है। रजिया क्या करती है, इतगिन से विवाह कर लेती है, इतगिन से विवाह। और विवाह करने के बाद यह आगे बढ़ती है। तो उसी समय फिर बहराम शाह का विद्रोह, अलाउद्दीन इल्तुतमिश के जो दूसरे पुत्र थे, बहराम शाह का विद्रोह शुरू होता है। और यह इतगिन के साथ मिलकर वह विद्रोह का दबाने का प्रयास करती है। लेकिन कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी जाती है, दोनों की। कैथल नामक स्थान हरियाणा के पास में, ठीक है, यहाँ पर इसकी हत्या हो जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसका रजिया के विषय में जो याद रखना है वो आपको याद क्या रखना है कि रजिया रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली की जनता की सहायता से गद्दी पर बैठी। ठीक है, इसमें सेना ने साथ दिया और अधिकारियों ने साथ दिया और वह दिल्ली की जनता के समक्ष लाल वस्त्रों में उपस्थित होकर न्याय की मांग की। ठीक है, उसके बाद जनता ने साथ दिया और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। लेकिन वह चूंकि पुरुषों की तरीके से बिहेव करती थी, बर्ताव करती थी, इसी वजह से इसकी कई विद्रोही उभर कर सामने आते हैं। उन विद्रोहियों का नाम आप ध्यान रखिएगा, निजामुल मुल्क जुनैदी नाम, इजुद्दीन सलारी, सैफुद्दीन, अलाउद्दीन जानी, कबीर अयाज खां, इतगिन और अल्तूनिया, इतने विरोधी सामने आते हैं। ठीक है, उन विरोधियों में उसका जो है परिस्थिति बस उसने इतगिन से फिर जो है जो विद्रोह करता है, इतगिन से विवाह करती है और विवाह करने के बाद जो है वह
बहराम शाह के विद्रोह को दबाने के लिए आगे बढ़ती है। तो बहराम शाह के विद्रोह को दबाने के दौरान वह कैथल नामक स्थान पर एतगिन और रजिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसका शासन समाप्त हो जाता है और एक जलालुद्दीन याकूत का नाम ध्यान रखिएगा, जो अबिसिनियाई देश का रहने वाला है। उसके बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पर किस कंट्री का मूल निवासी था। ठीक है, उसे आमीर आखोर नामक पद प्रदान किया गया था और वो जो है उससे विशेष अनुराग रखती थी, विशेष आत्मिक लगाव रखती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एल्फिंस्टन ने कहा क्या है, एल्फिंस्टन का स्टेटमेंट है कि यदि रजिया पुरुष होती तो वह सल्तनत काल के सुल्तानों में एक महान शासक में इसका नाम गिना जाता। ठीक है, स्त्री होना इसके लिए घातक रहा। ठीक है, अब रजिया के बाद आपके बहराम शाह आते हैं। बहराम शाह का शासन 1240 से लेकर 1242 तक है। इसके शासनकाल में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आप रखिएगा, एक नया पद, ठीक है, सल्तनत में सृजन होता है। इसका नाम है नायब-ए-ममालकात। नायब-ए-ममालकात एक नया पद है जो सुल्तान के बाद सर्वोच्च पद माना जाता था। सुल्तान के बाद यह पद सर्वोच्च माना जाता था। कौन? नायब-ए-ममालकात। ठीक है, और इसको जो है, सॉरी एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था कि वो एतगिन के साथ रजिया विवाह नहीं करती, वो अल्तुनिया के साथ विवाह करती। एतगिन तो इसका दुश्मन बना हुआ था। ठीक है, और ये जब बहराम शाह के समय, उसको आप नोट कर लीजिएगा, अलग काट लीजिएगा, कि अल्तुनिया के साथ उसने विवाह किया था, ना कि एतगिन के साथ। और नायब-ए-ममालकात पद पर पहली बार किसको रिक्त दी गई थी? एतगिन, क्योंकि वह रजिया का विरोधी था। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, वहाँ आप अपने को करेक्ट कर लीजिएगा, एक करेक्शन है। अल्तुनिया, ठीक है, उसने विवाह संबंध स्थापित किए थे और इसके विषय में आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा नया शासक आता है वह मसूद शाह। ठीक है, बस केवल आप इसके डेट को जानते रहिए। 1240 से लेकर 1242 से लेकर 1246 तक। ठीक है, और फिर इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, यह 1246 से लेकर 1265 तक, 1265। ठीक है, इसी के शासनकाल में बलबन का उदय होता है। ठीक है, यह नाम मात्र का बादशाह रहता, नाम मात्र का सुल्तान रहता है। सारी शक्तियां किसमें केंद्रित हो जाती हैं? बलबन में। बलबन, ठीक है, बलबन उस समय पहले आमीर याकूर के पद पर था और उसके बाद इसने नायब-ए-ममालकात पद धारण कर लिया और इसने सुल्तान के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए अपनी पुत्री हुजैरा का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद, बलबन ने क्या किया? पुत्री को क्या नाम था? हुजैरा का विवाह किसके साथ किया था? नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए यह नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। पूरी शक्तियां किसमें केंद्रित हो गई थी? बलबन हो गई थी। ठीक है, अब बलबन ही पूरा शासन सत्ता का संचालक बन गया और नाम मात्र किया अगर इसका था नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल। ठीक है, अब इसका शासनकाल 65 तक चला। 65 में बलबन ने सत्ता स्थापित की। ठीक है, और बलबन ने एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और दूसरा जो है आपका इल्तुतमिश, और तीसरा जो आपके बलबन। ठीक है, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसने जो है आपके इल्तुतमिश ने आपका
एक एक चीज इसको इस तरीके से लिखिएगा, ये दोनों जो है इल्बरी तुर्क थे, इल्बरी तुर्क से संबंधित। ठीक है, इल्बरी तुर्क क्या था, ये जनजाति थी। ठीक है, इस दोनों से यहाँ से ये दोनों संबंधित थे। ठीक है, और यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके हाँ इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की, शमसी वंश। ठीक है, और इसने क्या किया, बलबनी वंश की स्थापना की, बलबनी वंश की। और ऐबक ने जो है नाम मुझे विस्मृत हो रहा है, एक वंश की स्थापना इसने की थी, हम बाद में इसको इंगित कर देंगे। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इल्बरी तुर्क से संबंधित जनजाति थी। कौन सी, इल्तुतमिश की और बलबन दोनों की। बलबन ने बलबनी वंश की और इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बलबन के बारे में आते हैं। बलबन जब शासक बनता है, ठीक है, आज हम यही बलबन तक ही शाह को पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद बलबन कब से कब तक, 1265 से लेकर 1287 तक, 87। ठीक है, अब यहीं पे मैं आज इसको समाप्त करता हूँ, इसी जगह इसको रोक देता हूँ, क्योंकि बलबन के विषय में काफ़ी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। क्योंकि बलबन ही पहला वो सुल्तान था जिसने पहली बार राजत्व की अवधारणा को प्रकट किया था। राजत्व क्या होता था कि राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राजा कौन होता है, इसके विषय में एक बृहद विश्लेषण बलबन समय प्राप्त होता है। और बलबन के समय कई अनेक तथ्य हैं। ठीक है, तुर्कान चालीसा का दमन किया इसने, उसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की, उसने एक सेना की स्थापना की। ठीक है, उसने मंगोलों को रोकने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, और उसने किस तरीके से अपने जागीरदारों की संपत्ति को जब्त किया, सैनिकों को नगद वेतन दिया लेकिन जागीरदार नहीं, सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन दिया लेकिन जागीरदारों को नगद वेतन दिया। और किस तरीके से अपने को अफरासियब वंशज से जोड़कर, ठीक है, और ईरान की ये जो फिरदौसी की शाहनामा में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि अपने को अफरासियब वंशज से इसने जोड़ा, और किस तरीके से दरबारी साज सज्जा वेशभूषा उसके रहन सहन को इसने मेंटेन किया। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ तथ्य हैं, इसको मैं कल आपको बताता हूँ। इतना आप तथ्य तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सल्तनत काल के गुलाम वंश के पहला जो बलबन के पूर्व की जितने सुल्तान की बात मैंने की, उसकी आप अच्छे तरीके से जितना तथ्य मैंने बताया उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आज इसी जगह इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, कल अगर फुर्सत मिलेगी तो कल मैं क्लास लूँगा, और नहीं तो फिर मंडे से क्लास फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।